नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी की टीम इस वक्त अपने कार्यालय में उपस्थित है और इस बार जो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुआ है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं एम.के. सराफ जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारा आज का चर्चा शुरुआत होगा डोमिसाइल नीति के विषय में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिहार की। बिहार में विभिन्न पार्टियों का राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि चुनाव का समय जो है काफी कम वक्त रह गया है और सभी पार्टी के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और अलग अलग जिला में जो है सभा पे सभा किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिहार की जनता की स्थिति कहाँ है, अभी जनता कहाँ पे खड़ी है, इन सभी विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मैं चर्चा का शुरुआत करता हूँ। बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया है मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। क्या ये उनका चुनावी स्टंट है? क्या नीतीश कुमार जी को इन डोमिसाइल नीति से फायदा होगा? क्या डोमिसाइल नीति लागू हो जाने से जन स्वराज को घाटा होगा? क्या डोमिसाइल नीति लागू हो जाने से आरजेडी को घाटा होगा? क्या डोमिसाइल नीति एक तरफा एनडीए की तरफ फायदेमंद होगी? और आप अपना विचार जो है इस पर विस्तार से लीजिए ताकि हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और जो टियर 4 टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनका भी जो मन में सस्पिशन है वो सारा सस्पिशन खत्म हो जाए। देखिए राजेश, सबसे पहले बात करते हैं डोमिसाइल नीति है क्या। देखिए, डोमिसाइल नीति एक ऐसी योजना है और नीति होती है, इसमें वो किसी भी राज्य की सरकार इसको लागू कर सकते हैं। डोमिसाइल नीति में होता क्या है कि अगर किसी राज्य में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, विशेषकर यह परीक्षाओं जैसे टीचर की वैकेंसी में यह लागू की जाती है या किसी भी जॉब सेक्शन में इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन बात बिहार की करते हैं तो बिहार में नीतीश सरकार ने कल या परसों ऐलान किया है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा। उसमें क्या है, डोमिसाइल नीति में क्या होगा, इससे पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पटना के जाने माने टीचर खान सर और बहुत सारे बिहार के विद्यार्थियों के द्वारा पटना में जुलूस रैली निकाली गई कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को जो है पीटा भी गया, बहुत सारे बच्चों के ऊपर मुकदमा भी है और बहुत सारे। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि बिहार में बहुत सारे बच्चे पर लाठियां चली, डंडे चले, वाटर कैनन चलाया गया पटना के सर। और खान सर जो कि बिहार के इतने बड़े शिक्षक है, उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भी भर्ती रहना पड़ा विद्यार्थी के समर्थन में। जी, मैंने भी इसको देखा है, अनुभव भी किया कि डोमिसाइल नीति के कारण ही खान सर को रास्ते पर सुला करके पुलिस डंडा चलाया गया पटना गर्दनी बाग और इनकम टैक्स चौराहे पर। रह गई बात डोमिसाइल नीति को, तो सरकार ने इसको देखा और समझा और सोचा कि अगर डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं होगी तो हो सकता है कि सरकार बनाने में कठिनाई हो। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति को लागू किया है। डोमिसाइल नीति में अब क्या होगा कि जैसे अभी टीआर 4 का एग्जाम होना है बीपीएससी के थ्रू, उसमें पहले डोमिसाइल नीति लागू नहीं था तो किसी भी दूसरे राज्य के लड़के यहाँ लड़के लड़कियां यहाँ अगर फॉर्म भरते थे तो उन्हें कोई आरक्षण नहीं था। वह बीसी, ईबीसी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ है उसमें वह सब जो बाहर के बच्चे होंगे वह जनरल कैटेगरी में आएंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है, जैसे सीटेट का हो गया। सीटेट में अगर ओबीसी स्टूडेंट है उसे मात्र 82 नंबर पास किए चाहिए। अब वो पहले जो होता था तब पहले 82 और दूसरे राज्य का तो वो भी यहाँ वैध माने जाते थे, लेकिन अब उसे दूसरे राज्य वाले स्टूडेंट के लिए 90 नंबर होना अनिवार्य कर दिया गया। अब क्या होगा, जैसे डोमिसाइल नीति में कुछ प्रावधान दिए गए, जैसे पहले 60 और 40 का रेशियो था, अब रेशियो बदल गया है। अब 83.4 बिहार के बच्चे के लिए होगा और 13.6 दूसरे राज्य के बच्चे के लिए होगा। लेकिन उससे क्या होगा कि बिहार के बच्चे को अधिक से अधिक नौकरियां में प्राथमिकता दी जाएगी।
बाहर के बच्चों का जो है जनरल कैटेगरी में आकर के बिहार में एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि रह गई बात अब सरकार की, इस नीति से सरकार को सेहत में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, से थोड़ा सा लगेगा कि हमने बेहतर किया है, और बच्चे के मन में भी होगा तो वो सरकार के प्रति अपना रुझान व्यक्त कर सकते हैं। और खान सरकार है कि बच्चों के संघर्ष के प्रति सरकार जो है हार गई है। क्या सरकार बच्चों के जो आंदोलन था उनके सामने सरेंडर किए है बिहार सरकार? नहीं, देखिए ये तो आंदोलन चल रहा था, ऐसे माना जाए तो ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत है बिहार के विद्यार्थियों की और जितने भी विरोधी राजनीतिक पार्टी है उनको। हाँ, विरोधी जो है इस चीज को अब बिहार की जनता के बीच में कैसे लेकर जाएंगे? जो जन स्वराज है, आरजेडी है, और भी तरह तरह की पार्टी बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, और सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि यह मेरे द्वारा किया गया है, मैंने सरकार को किया। लेकिन सरकार सभी विरोधी पार्टियों की बात सुनकर के बिहार में सबसे बड़ा विद्यार्थी का जो समूह था वो सरकार से बहुत नाराज चल रहे थे। इसको देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बड़ी घोषणा की। बिहार में जो बच्चे शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं टियर 4 के लिए, क्या वो सभी बच्चे का झुकाव अब नीतीश कुमार की तरफ आ गया है? देखिए ये कहना जायज नहीं है कि नीतीश कुमार की तरफ हो गया है, लेकिन ज्यादातर बच्चे नीतीश कुमार की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए अब बात करते हैं बिहार में जो चुनावी परिदृश्य है उसमें जो है वोट कहां से आएंगे, किस पार्टी को कहां से आएगा, किस पार्टी का प्रलोभन क्या क्या है, उन सभी विषय पर थोड़ा आप अपना विचार व्यक्त कीजिए ताकि हमारे जनता को यह मैसेज पहुंच सके कि किस पार्टी का पलड़ा इस बार भारी चल रहा है। देखिए मैं बात बिहार की करता हूँ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 होना है। सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा कर देंगे। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। रह गई बात, बिहार में दो मुख्य धारा है, एक है एनडीए और दूसरा है महागठबंधन। हर बार जब चुनाव होता आया है, जैसे 2005 के चुनाव हो, 2010 के चुनाव हो, 2015 के चुनाव हो, 2020 के चुनाव हो, उसमें दो मुख्य पार्टियां होती थी, दो मुख्य गठबंधन होता था। उस गठबंधन में जब मैंने देखा है जब 2010 के चुनाव हो रहे थे, उस समय नीतीश कुमार जी का लहर था बिहार में लहर था। उस समय उसके साथ भारतीय जनता पार्टी भी थी, लेकिन नीतीश कुमार का लहर चरम सीमा पर था। उस समय भी बिहार में 13% वोट, यानी 13% वोट, 87% वोट महागठबंधन और एनडीए में डिवाइड हुआ था, और 13% वोट ऐसा था जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी थी, बीएसपी हो गया और बहुत सारी पार्टियां थी, उसमें वोट का बंटवारा हो गया था। इसके बाद चुनाव 2015 का आया। 15 चुनाव में भी वोट का परसेंटेज बढ़ा, 80% मात्र वोट एनडीए और महागठबंधन को गया। 20% वोट भी उस समय भी छोटी छोटी पार्टियां बट गई, नोटा को चला गया। अब 2020 का चुनाव आया, 20 चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। अब रह गई बात, अभी भी हाल में दो चुनाव हुए हैं, एक हरियाणा में और एक दिल्ली। हरियाणा चुनाव में 90% वोट एनडीए और कांग्रेस में डिवाइड हुआ, 10% वोट वो अदर को मिला। और दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं, दिल्ली चुनाव में 92% वोट ये आम आदमी पार्टी और भाजपा को गई, और मात्र 8% वोट ही कांग्रेस को मिला। उस प्रकार से बिहार में जब 2025 में जो चुनाव होगा, उसमें एक नई पार्टी आई, जिस पार्टी का नाम है प्रशांत किशोर का जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी जाने माने व्यक्ति है, वह राजनीति को समझ रखते हैं। राजनीति को वह सोचते हैं कि जो तबका है, पिछला तबका है, वह उसका जो वोट का जो गैप है उसको कैसे भरा जाए। और प्रशांत किशोर जी परसेप्शन फैला रहे हैं और बच्चे और लोगों को मन में ये डाल रहे हैं कि नहीं, वोट इस बार अपने बच्चे के लिए करना है। और प्रशांत किशोर जी भली भांति जानते हैं, प्रशांत किशोर जी राजनीतिक गुरु है, राजनीतिक उनको बहुत समझ है, वो हम आपसे ज्यादा राजनीति के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि बिहार में जो 80% जब वोट है वह एनडीए और महागठबंधन को जाएगा। 20% वोट वह मेरे फेवर में कैसे आए। वो जो 20% वोट किसी नोटा को देता है, किसी छोटी छोटी पार्टियां को दे देता है, वो 20% वोट
समझा करके अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। और देखिए इसमें क्या सफलता। यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, इतनी बड़े राजनीतिक सलाहकार है प्रशांत किशोर जी, वो जान रहे कि आपके कहने के अनुसार कि 80% वोट जो है एनडीए के गठबंधन की तरफ जाएगा, तो इतना मगजमारी 19% के लिए कर एनडीए गठबंधन तरफ में जाएगा। एनडीए और महागठबंधन में बढ़ता है 80%, तो वो मात्र 20% वोटिंग के लिए है, वो इतना मगजमारी कर रहे हैं पूरे 20% वोट अगर उनको मिलता है एक मुश्त, तो वह उनका एडवांटेज होगा। और वो चाहते हैं कि दोनों पार्टियां में से, दोनों पार्टी जो दोनों गठबंधन है उसमें से वोट टूट करके मेरे पास आए, टूट करके जो उनसे नाखुश है वो वोट टूट करके मेरे साथ आए, और वो वोट का परसेंटेज 25 से 30% हो जाए, तो मेरे भी बिहार में कुछ दम होगा और मेरे विधायक जीत के जाएंगे, तो वो विधानसभा में अब जनता की आवाज को उठा सकते हैं। ऐसा प्रशांत किशोर जी जो है अपना वोट परसेंट को अभी तक जो आपके अनुमान के अनुसार कि 20% तक है, अब इसको उठा करके 20 से 25 या 30 तक लेकर जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, बिहार में उनकी स्थिति अभी 30% तक ही मात्रा है, सीमित है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक बार मुजफ्फरपुर गया था, तुरंत गया था मुजफ्फरपुर में एक ऑटो में हम बैठे, तो ऑटो में बैठे थे, ऑटो वाले से हमने बात किया, तो ऑटो वाले बात करते करते ऑटो वाले ने हमको कहा कि देखिए एक बार प्रशांत किशोर का भी आना जरूरी है। तो मैंने सोचा, जात तो मैंने नहीं पूछा कि आप कौन सा है, आप कौन से धर्म के हैं, कौन से जात के हैं, क्योंकि जात हम लोग को पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग मीडिया में काम करते हैं, तो जात हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन उस ऑटो वाले ने कहा कि एक बार बिहार में प्रशांत किशोर को भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हवा बन चुका है कि प्रशांत किशोर का भी नाम अब लोग लेने लगे हैं। इस बार बिहार में अगर किसी पार्टी को अगर जनता जो है बहुमत नहीं देती है, तो क्या अनुमान है किन किन पार्टियों का गठबंधन हो सकता है? क्या वर्तमान का गठबंधन जो बना हुआ है उसमें बिखराव होगा? देखिए ऐसा तो अभी दिखता नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। चुनाव के परिणाम के बाद अगर बहुमत नहीं मिला किसी गठबंधन को, नीतीश कुमार की आदत तो आप जानते ही हैं। देखिए मैं इस पर थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको। 2000 में विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में 2000 में आरजेडी मुख्य भूमिका में थी, और उस समय 25 सीट एलजेपी को मिला था, रामविलास पासवान जी को मिला था। रामविलास पासवान जी 4 ही अपने पास रखे थे, और वह विधानसभा चुनाव दोबारा से कराना पड़ा था। लेकिन नहीं, दोबारा से हो सकता है इस बार अगर प्रशांत किशोर जी 20-25 सीट जीतते हैं, तो अगर किसी गठबंधन में नहीं जाए तो चुनाव दोबारा भी किया जा सकता है। ऐसा है। उम्मीद करता हूँ यह बातचीत आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब और फॉलो हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद, प्रणाम, आपका दिन मंगलमय हो। आप देख रहे थे लोकवाणी STM न्यूज सीतामढ़ी।